हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, हम एक वीडियो इस लेसन के पहले बना चुके हैं जिसमें मैंने बात की थी फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, उसकी डेफिनेशन, एसआई यूनिट, न्यूटन के कितने नियम हैं, और हमने उसमें बात की थी न्यूटन के पहले नियम और मोमेंटम के बारे में। आज हम बात करेंगे इसमें न्यूटन के सेकंड नियम के बारे में। ठीक है, जो कि आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। हम पहले के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो के वहाँ से लिंक प्राप्त कर सकता है और पहली वीडियो को देखे ताकि उसको सेकंड वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। अब इसको समझाने से पहले हम बात करते हैं कि न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है। उससे पहले देखिए, अगर हम कोई 2 बॉडीज़ लेकर चलते हैं, ठीक है, एक हैवी है और एक लाइट बॉडी है, और अगर हम उन दोनों पे सेम फोर्स लगाएंगे, सेम टाइम तक लगाएंगे, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो आप पाएंगे कि जो लाइट ऑब्जेक्ट था जिसका मास कम था वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगी, और जिसका मास ज़्यादा था वो कम दूरी तय कर पाएगी या उसकी स्पीड भी कम होगी। ठीक है, तो न्यूटन का हमारा जो सेकंड नियम वो क्या कहता है, ये कहता है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं किसी वस्तु पे, तो उसका जो मोमेंटम चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। मीन्स कि हम जितना उस पे वस्तु पे फोर्स लगाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा मूव करेगी। हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए जब हम बचपन में थे तो हम जो साइकिल के टायर वगैरह होते हैं हम इनको रोल डाउन कराते हैं। ठीक है, हाथ से इनको चलाते हैं, तो हम उसके ऊपर जितना पहिए के ऊपर हाथ से फोर्स लगाएंगे तो उतनी तेज़ वो मूव कर रहा था। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इस नियम के अनुसार ये क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the applied force। यानी आप जितना उस पर फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा गति से उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, एंड द बॉडी, या बॉडीज़ कर लेते हैं, एंड द बॉडीज़ विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी जिस दिशा में आप फोर्स लगाएंगे बॉडी, कोई भी बॉडीज़ है वो उसी दिशा में ट्रैवल करेगी। ये था आपका न्यूटन का सेकंड नियम। अब इसको दोबारा समझते हैं। ये कह रहा है द रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब होता है दर, यानी बदलने की जो दर है किसकी, मोमेंटम की, ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी के मोमेंटम की बदलने की जो रेट है, जो दर है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द अप्लाइड फोर्स, यानी जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसके। एंड द बॉडीज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स यानी जो आप फोर्स उस पर लगाएंगे उसी डायरेक्शन में। मान लीजिए अगर आप सीधा उसको बॉडी को चला रहे हैं तो सीधी मूव करेगी, आप उसको लेफ़्ट में टर्न करवाना चाहेंगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपके फोर्स के ऊपर। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले से हम कैसे आगे लिखेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चेंज ऑफ मोमेंटम के।
यानी चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता था आपका, p। क्या था आपका मोमेंटम, p था। अब जब हम इसकी बात करते हैं फोर्स की, तो हम इसको f से डिनोट करते हैं। और जब भी कोई चेंज आता है, जैसे मोमेंटम आता है, कुछ भी आता है, ठीक है, तो उसे हम लिखेंगे dp/dt। यानी मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डेरिवेटिव है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप समझेंगे, ठीक है। ये d और एक होता है डेल्टा, ठीक है, इस प्रकार हम लिख देते हैं। तो ये चेंज के लिए आते हैं, ठीक है, किसके लिए आते हैं, चेंज शो करने के लिए। तो dp/dt यहाँ पे क्या शो कर रहा है, चेंज शो कर रहा है, ठीक है, किसमें, मोमेंटम में। तो ये हो जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। dp/dt यहाँ पे शो कर रहा है चेंज ऑफ मोमेंटम। चलिए इसको समझने के लिए हम एक बॉडी मानकर चलते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है। कंसिडर करते हैं कि एक हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और इसका मास है m। अब इसकी कुछ वेलोसिटी है, क्या है, इसकी कुछ वेलोसिटी है। सपोज कीजिए वो u है, ये मूव कर रही है मीन टू से। अगर वेलोसिटी नहीं होती, ज़ीरो होती, तो रेस्ट में हो जाती। हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, वो चल रही है, चाहे वो धीरे चल रही है, ठीक है। तो इसका वो जो मोमेंटम हो जाएगा, हमने पिछली वीडियो में बात की थी, मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यानी m इंटू वी होता है। तो जो वेलोसिटी होती है वो दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और v का मतलब हो जाएगा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इसका जो मोमेंटम रहेगा पहली वाली बॉडी का, ये फर्स्ट केस हमने लिया यहाँ पे बच्चों, कि हमारे पास कोई एक वस्तु है जिसका मास है m और वो चल रही है, उसकी वेलोसिटी है u। तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा mu, ठीक है। अब सेकंड केस की हम क्या बात करते हैं कि हम इस बॉडी के ऊपर और फोर्स लगाते हैं, ठीक है। हम इस बॉडी को क्या करते हैं, और फोर्स इस पे लगाते हैं, ठीक है। अब इसकी जो u है वो आगे जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो चेंज हो जाएगी। तो तीसरा केस क्या बनेगा, मास तो उस बॉडी का सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। अब वो u से क्या हो गई, मान लीजिए v हो गई है। ये इसका थर्ड केस है, जब आपने फोर्स लगाया तो कोई वस्तु मान लो पहले धीरे चल रही थी, ठीक है, तो आप उसमें फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो तेज़ हो जाएगी। तो तीन केस है। पहले में हमने माना कि हमारे पास कोई वस्तु जिसका मास है m, उसकी वेलोसिटी है u, तो उसका मोमेंटम हो गया यहाँ पे mu। फिर हमने कहा कि हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाएंगे तो वो तेज़ हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी तो उसका मोमेंटम बन जाएगा mv। तो mv तो आपका कहलाएगा अभी ये फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, और ये कहलाएगा आपका इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत का, यानी प्रारंभिक, इनिशियल मोमेंटम। तो अब चेंज निकालना हो तो आप चेंज कैसे निकालेंगे, देखिए मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से, और अगर इसके आगे हम d लगा देंगे स्मॉल, तो ये बन जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कुछ समय में होता है, यानी यहाँ से जब हम इससे फोर्स लगाएंगे तो इसमें थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना भाई। कोई भी वस्तु है वो पहले धीरे चल रही थी और अब तेज़ चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें थोड़ा बहुत तो समय लगा होगा, यानी कुछ तो टाइम लगा उसमें, तो वो हो गया आपका dp। तो dp हम कैसे निकालेंगे, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में से हम इनिशियल मोमेंटम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी mv माइनस mu। अब देखिए इसको मोमेंटम को, यानी उसकी स्पीड को धीरे से ज़्यादा होने में समय लगा, तो अपॉन में हम क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। अब यहाँ से हम m को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि उसका मास पहले भी सेम था और अब भी सेम रहेगा बाद में। सिर्फ क्या चीज़ उसमें बदलेगी, वो बदलेगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो हो गया आपका v माइनस यू अपॉन में t। अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, अभी तक f के चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है ये, इसके आ जाने से अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है हमारी,
आपने पहले पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आपने लेसन नंबर 8 की वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारी होती है v माइनस यू अपॉन में टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये जो हमारा फार्मूला होता है बच्चों, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का। अब देखिए v माइनस यू अपॉन में टी है ना, तो इसकी जगह हम a पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू में v माइनस यू अपॉन में टी की जगह हम क्या रख देंगे, a पुट कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। ये अब क्या आ गया आपका f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। फार्मूला बन गया फोर्स का कि मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब देखिए इस साइन को हटाएंगे तो ये साइन है कांस्टेंट का, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका के एम इंटू में ए। इस के की जो वैल्यू होती है एसआई सिस्टम में, यानी एसआई सिस्टम में इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1। के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आएगा इतना। अब फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो मैं पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ, वो होती है आपकी न्यूटन, ठीक है। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि डिफाइन, क्वेश्चन आता है आपके पास में, डिफाइन 1 न्यूटन, यानी आपने क्या करना है, 1 न्यूटन को आपने डिफाइन करना है। तो हम 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे, हम अगले पेज पे इसको समझते हैं। तो देखिए 1 न्यूटन, 1 न्यूटन किसके बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये 1 न्यूटन वो फोर्स है बच्चों, यानी 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which when acting on a body of mass 1 kg produce an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हम इसको मैथमेटिकल कैसे लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, फोर्स के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में। फार्मूला क्या बना हमारा, F इज इक्वल टू एम इंटू में ए। अब इससे क्या पता चला आपको कि जो फोर्स है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स एक्सेलरेशन के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, और जितना ज़्यादा मास होगा हमने उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे के पूछा था कि मान लीजिए आपके पास में 2 बॉल्स हैं, ठीक है, और एक हैवी है एक लाइट वेट की है, और आप उन दोनों पे सेम फोर्स लगाते हैं तो किसकी स्पीड तेज़ होगी, जाहिर सी बात है जो लाइट बॉडी है, जो लाइट वेट की बॉल है उसकी स्पीड तेज़ होगी, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा क्यों हुई है, क्योंकि उसका मास कम था और फोर्स उस पर हमने ज़्यादा लगा दिया, ठीक है। अब इससे हम एक और रिलेशन बनाते हैं, अगर हमने एक्सेलरेशन निकालनी हो तो m इसके डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, हमारा ये एक नया रिलेशन बनता है। अब इस रिलेशनशिप से आप समझे क्या कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के, यानी जितना ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन है किसी बॉडी में तो आपको समझ जाना होगा कि उस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है।
अब क्या हो कि हम एक्सेलेरेशन को दुगना कर दें। अगर हम एक्सेलेरेशन को दुगना कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो मास का क्या रिलेशन रहेगा। अब देखिए एक्सेलेरेशन और मास एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। अगर हम मास उसका डबल कर देंगे तो जो उसकी एक्सेलेरेशन होगी वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। और अगर मास को आधा कर देंगे तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम दोगुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोगुना कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मास को हम बढ़ा देंगे तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें लिख देता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगी, ठीक है। क्या कहा कि अगर, यानी इफ द मास, अगर उसका जो मास है किसका, बॉडी का, ऑफ बॉडी, उसको हम क्या कर दे बच्चों, डबल कर देते हैं, इज डबल्ड। तो क्या होना चाहिए, आप सोचिए इस रिलेशन से अगर मास को हम क्या कर दें, डबल करेंगे तो क्या होगा। अगर नीचे हम दुगना करेंगे, इन दोनों में इन्वर्स है, यानी अगर ये जितना बढ़ेगा ये उतना कम होगा। उल्टा पढ़ सकते हैं कि जितना ये ज़्यादा बढ़ेगा उतना ये कम होगा। अगर ये हमने दुगना बढ़ाया है तो क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ठीक है। देन एक्सेलेरेशन विल बी हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है आधा, ठीक है। सेकंड केस हम क्या लिख सकते हैं, इफ द मास इज हाल्ट, यानी अगर मास को हम आधा कर देते हैं, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन पे क्या असर पड़ेगा उसका, वो डबल हो जाएगी, ठीक है। देन एक्सेलेरेशन विल बी डबल्ड। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दे दी कि फोर्स रिमेन्स सेम, कि हम फोर्स को क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। अगर फोर्स सेम रखते हैं तो ये दो कंडीशन आपकी इस फॉर्मूले के अंदर फिट बैठती है, ठीक है। तो आपने नहीं पढ़ा। अब अगर हम बात करें कि कई बार फोर्स के अंदर, मान लीजिए, सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने लिखने की आवश्यकता नहीं है, कि मान लीजिए कोई फोर्स आ गया और उसकी वैल्यू है यहाँ पे मान लीजिए -10 न्यूटन, और एक फोर्स है उसकी वैल्यू है +10 न्यूटन। तो यहाँ पे माइनस और प्लस का क्या मतलब है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जहाँ पे माइनस आ गया तो उसका मतलब जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और जहाँ पे प्लस का है तो वहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, यानी जिधर एक्सेलेरेशन हो रही है उधर लग रहा है। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो क्या मतलब होगा। इसका मतलब हुआ कोई वस्तु चल रही है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, सपोज कीजिए हमारी गाड़ी चल रही है, कार में हम जा रहे हैं और हमने उसको रोकना है, तो रोकने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं। और ब्रेक क्या लगा रहा है, जो गाड़ी के टायर उस पर फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि गाड़ी आगे मूव कर रही है और जो ब्रेक है उस पर अप्लाई हम कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे ताकि गाड़ी रुके। तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। और मान लीजिए हम उसको आगे चला रहे हैं, किसी चीज़ को आगे मूव करवाते जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हम, ठीक है। एप्लीकेशन यानी ये न्यूटन का जो सेकंड नियम है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जो दैनिक जीवन के काम है वो भी, या फिर कोई और काम, उसकी बात करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो न्यूटन का सेकंड नियम है ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट से। जो क्रिकेट आजकल बंद है, आप काफ़ी लोग मिस भी कर रहे हो, ठीक है, और फेवरेट गेम होता है मोस्टली बच्चों का, ठीक है। तो इसमें देखिए, कैचिंग
ए क्रिकेट बॉल। ठीक है, अब ये उदाहरण मैंने सबसे पहले क्यों लिया, क्योंकि ये आम है। आपने देखा होगा जो कीपर होता है, ठीक है, जो विकेट के पीछे बॉल को कैच करता है, तो जब भी वो बॉल को बॉलर बॉल डालता है और बैट्समैन उसको खाली छोड़ देता है, तो विकेट कीपर उस बॉल को कैच करता है। लेकिन आपने नोट किया होगा जब वो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर आता है, ताकि उसको मतलब बॉल जो है वो कम पेन करे। पेन से मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए हम हाथ को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो हमें पेन ज़्यादा होता है। अभी पेन कम क्यों हुआ, इसकी एक वजह है। ठीक है, देखिए, एक जो फास्ट मूविंग जो क्रिकेट बॉल होगी उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोमेंटम मैंने बताया मास इंटू वेलोसिटी। देखिए, उसका मास तो जो है बॉल का फिक्स है। अगर एक स्पिनर बॉल फेंक रहा है तो हमें कम हर्ट होता है विकेट कीपर को, लेकिन जो एक पेस बॉल है, फास्ट बॉल जो फेंकने वाला प्लेयर है, अगर वो बॉल डालेगा तो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसका मोमेंटम क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर हमने उसको रोकना है तो हम क्या करेंगे, उस हमारे जो ग्लव्स हैं हम उनको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और जितना हम पीछे लेके जाएंगे तो उसका मोमेंटम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो जीरो की तरफ रिड्यूस हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि हमें पेन नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को अपोजिट वे में लेके जाएं, यानी जिधर से बॉल आ रही है और हम उसी की तरफ हाथ को खींच कर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, हमें पेन ज़्यादा होगा, हमें चोट भी लग सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो पीछे जो प्लेयर खड़ा होता है जिसे हम कीपर बोलते हैं, वो अपने हाथ को पीछे लेके जाता है। कोई भी फील्डर है बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथ को पीछे की तरफ ही लेकर जाता है। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड हम क्या करें, द केस ऑफ, सी है बच्चों ये, केस ऑफ हाई जंपर, हाई जंपर। आपने देखा होगा जो हमारे एथलीट होते हैं वो हाई जंप लगाते हैं। ठीक है, अब वो हाई जंप लगा के आते हैं तो आपने ये देखा होगा नीचे उनके मैट लगा होता है जहाँ पर वो कूदते हैं, जहाँ पर वो जंप करते हैं। उसके पीछे एक वजह है, या तो मैट हो या फिर वहाँ पे मिट्टी गिरी हुई होनी चाहिए। अगर वहाँ पे मिट्टी सॉलिड होगी या वो सरफेस सॉलिड होगा तो जैसे ही वो कूदेंगे, ठीक है, तो उनके पाँव में चोट लगने का डर होता है। लेकिन अगर वहाँ पे हमने कुछ गद्दे वगैरह डाल रखे हैं या वहाँ पर मिट्टी जो है वो डाल रखी है, तो उस केस में उनको मतलब पेन होने की संभावना, चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। इसके पीछे ये रीज़न है कि जब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं हाई जंप लगाकर, ठीक है, तो उनकी सॉफ्ट लैंडिंग होती है। जब वो गद्दे पर गिरते हैं तो जो गद्दे और उनके पाँव और जो अर्थ के बीच का जो सरफेस है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है। ठीक है, जिससे कि उनको चोट लगने से वो बच जाते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट देखिए, हम गाड़ियों के अंदर क्या यूज़ करते हैं, सीट बेल्ट यूज़ करते हैं। जो सीट बेल्ट है उसका देखिए, द यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स। अब ये सीट बेल्ट हम इसलिए लगाते हैं कि जब भी हम कोई ब्रेक अप्लाई करें, ठीक है, तो वो हमें इंजरी से क्या कर सके, सेव कर सके। क्योंकि जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा हमारी बॉडी एकदम से मोशन में आएगी, ठीक है, मोमेंटम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सीट बेल्ट लगी होगी तो वो मोमेंटम को क्या कर देगी, बिल्कुल ही कम कर देगी, जिससे हमें चोट नहीं लगेगी। ये था बच्चों हमारा न्यूटन का सेकंड नियम। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं इससे रिलेटेड, न्यूटन के सेकंड लॉ से रिलेटेड। क्या कि व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
in a bowl of mass 6 kg क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा यूनिट लगाना बहुत ही ज़रूरी, ठीक है। अगर हम ऐसा यूनिट नहीं लगाएंगे तो फिर इनका जो मीनिंग है वो बदल सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमने पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो फोर्स का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन, यानी m इंटू में a। फिर हमने देखना कि हमें गिवन क्या क्या है, गिवन हमें क्या क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन दे रखी है, यानी a फॉर एक्सेलरेशन कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास दे रखा है, वो कितना है? 6 kg। निकालना क्या हमने? फोर्स। तो इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास है 6 और ए है हमारी 4, तो 6 4 जा 24। अब फोर्स की हमने ऐसे यूनिट लगानी है। एक तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। मास की होती है हमारी केजी और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तो इसकी ऐसे यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरी हमें पता है कि फोर्स की ऐसे यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। लेकिन हम इसको लिखते सिर्फ कैपिटल एन से ही है। तो इस प्रकार हमने इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। तो फोर्स कितने की रिक्वायरमेंट आई हमारी? 24 न्यूटन्स की। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए बच्चों ये जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन एग्ज़ाम में भी और आगे आप कोई भी जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, या आप नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, ठीक है, जो भी आप डिफेंस लाइन में जाएंगे तो वहाँ पे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं। चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ले लीजिएगा, ठीक है, हरियाणा पुलिस, सभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस by a force of 12 न्यूटन्स exerted, exerted का मतलब होता है डालना, ठीक है, यानी किसी पर लगाना। exerted on an object of mass 3 kg क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले हमसे पूछा गया था फोर्स, ठीक है, कितना है। अब हमें क्या है? फोर्स गिवन है, मास गिवन है, क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन क्या है। फार्मूला हमने फिर वो लगाना है बच्चों, ठीक है। फोर्स का फार्मूला क्या था? मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब हमें फोर्स गिवन है, मास गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या फार्मूला बन जाएगा? A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। गिवन क्या है हमें? फोर्स, ठीक है, कितना है? 12 न्यूटन। मास कितना है? 3 kg। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? 12, यानी A इज इक्वल टू 12 अपॉन में 3, ये आ गया आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आप इस प्रकार इनको सोल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, लेकिन आपको एक बार प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको दिखने में टफ लग सकते हैं, लेकिन जब आपको फार्मूले के बारे में जानकारी है तो आप इनको सोल्व करने में आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी जो नेक्स्ट है ये थोड़ा सा लेंथी है, और इसके अंदर जो हमने 8th लेसन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन की थी उनका यूज़ है। अगर आपने वो इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखें, ताकि आपको ये न्यूमेरिकल्स करने में कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए क्या है, ये कह रहा है बच्चों कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू impart
a car a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी और स्पीड की ऐसे यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकेंड, इन 10 seconds starting फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। द मास ऑफ कार इज 1500 kg। मास कितना बताया उसका, 1500 kg। देखिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। गिवन क्या है कि हमने फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है पहले वो देखना है। देखो बच्चों, मास कितना दे रखा है, मास ऑफ कार कितना दे रखा हमें, 1500 kg, 1500 kg। अब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग कहाँ से कर रही है, रेस्ट से। तो यानी जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी उसको हम u से डिनोट करते हैं। वो कितनी है आपकी, 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब फाइनल क्या कह रहा है, 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यानी v वो कितनी आपकी 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। टाइम कितना कहा है इसने, 10 सेकंड, ठीक है। टाइम है 10 सेकंड्स। अब इनको हमने सोल्व करके सबसे पहले क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। क्योंकि एक्सेलरेशन निकालेंगे तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे, फोर्स निकाल पाएंगे। क्योंकि अभी हमें सिर्फ क्या गिवन है, मास गिवन है, और फोर्स निकालने के लिए हमारे पास मास और एक्सेलरेशन का होना ज़रूरी है। यहाँ पे भी हमें एक्सेलरेशन कहीं गिवन नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन। तो हम किस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, तो देखिए यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। आप लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट, कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका क्या नाम था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको बोलते थे बच्चों हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते थे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखिएगा आप यहाँ पे v कितना दे रखा है आपको, देखिए 30 दे रखा है, तो यहाँ पे पुट कीजिए 30, ठीक है। u कितना है, 0 है। एक्सेलरेशन हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और टाइम कितना है, 10 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से a निकालनी है, तो ये तो 0 ही है। a निकालेंगे तो 10 इसके अपॉन में चल जाएगा, यानी 30 अपॉन में 10। यहाँ पे क्या रह गया आपका, a रह गया। तो ये कितना आ गया आपका, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई है। अब हमने आगे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने का इक्वेशन क्या है हमारी, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो देखिए मास में गिवन था कितना, 1500 kg, और एक्सेलरेशन हमारी आ गई है 3। तो 15 3 जा 45, और 2 ये 0 लगा देंगे, तो ये आ गया आपका 4500 न्यूटन। ये आपका फोर्स आ गया बच्चों। तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट आएगी आपको, 4500 न्यूटन की रिक्वायरमेंट आएगी। इस प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो मैंने करवा रखी है, आपको वो ज़रूर देखनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो हमने पहले पार्ट बनाया इस लेसन का वो भी आपको मिलेगा, और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने करवा रखी है आपको वो भी मिलेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि विच वुड रिक्वायर
विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। अब कह रहा है किसको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एक्सीलरेटिंग ए बॉडी, क्या है उसकी 10 ग्राम ऑफ मास एच 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कह रहा है कि किसी ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक बॉडी है जिसका मास कितना है 10 ग्राम है और उसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए बॉडी ऑफ 20 ग्राम ऑफ मास एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की उसकी क्या है, एक्सेलरेशन है। समझ लीजिएगा पहले कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। एक का मास कितना है 10 ग्राम है और दूसरे का कितना है 20 ग्राम है। अब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमने ये बताना है कि इनको दोनों को किसे ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए फोर्स का फार्मूला लगाते हैं हम, आंसर कैसे निकालेंगे। फोर्स का फार्मूला क्या है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को लेकर चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हम सेकंड केस मानकर चलते हैं बच्चों। तो फर्स्ट केस में मास कितना है आपका 10 ग्राम है, एक्सेलरेशन कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है, ठीक है। तो ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा आपका, देखिए हम ग्राम को किलोग्राम बदलेंगे तो कैसे होगा 10/1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10/1000 kg हो जाएगा। तो मास की वैल्यू क्या है 10/1000 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और ये कितने हैं सिर्फ 10 ग्राम है, तो 10/1000 हो जाएगा, ठीक है। 10/1000 ए कितना हमारा 5 है। अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं बच्चों, ठीक है। और इसको देखिएगा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो नीचे 2 0 है तो हम इसको सीधा ही लिख देंगे 0.05 न्यूटन, ठीक है। अब सेकंड केस देखिएगा, इसमें मास कितना दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है। तो 20 ग्राम है तो इसको भी किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 20/1000, ये हो जाएगा आपका kg। एक्सेलरेशन कितनी है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी हमने क्या निकालना है फोर्स निकालना है बच्चों। फोर्स निकालने का फार्मूला फिर वही है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास है इसका 20/1000 इंटू में 2, ठीक है। अब 0 से 0 काट देंगे, 2 2 जा 4, 4/100, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका ये 0.04 न्यूटन। तो इसमें फोर्स आया आपका 0.05 न्यूटन, इसमें फोर्स आया आपका 0.04 न्यूटन। तो किसको ज़्यादा ग्रेट मास की रिक्वायरमेंट है, यानी जो 10 ग्राम का है और जिसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट। यानी केस 1 को, जो हमारा केस 1 है, इसे ज़्यादा फोर्स चाहिए कंपेरेटिव केस 2। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अपने सुझाव आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी आप हमें बताएं, ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई अभी कमी है तो भी आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।